नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुतार ग्रांधी पर। तो आइए आज की क्लास के अंदर हम प्रश्नावली 3.5 को लेकर अध्ययन करते हैं। पीछे हमने 3.1, 2, 3 और 4 को पढ़ रखी है और उसमें हमने सबसे पहले ग्राफी विधि को पढ़ा था। ग्राफी विधि के बाद हमने उसको प्रतिस्थापन विधि से पढ़ा था और प्रतिस्थापन विधि के बाद हम उसको विलोपन विधि से पढ़ के आए हैं। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास के अंदर हम कक्षा 10 की गणित एनसीईआरटी अध्याय 3.5 के बारे में अध्ययन करेंगे और इस 3.5 को आज हम पढ़ेंगे वज्र गुणनखंड विधि से। किस विधि से? वज्र गुणनखंड विधि से। तो आइए आज की क्लास के अंदर हम वज्र गुणनखंड विधि को सीखते हैं। देखो, सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है? प्रश्न में स्पष्ट क्या बोला? अगर किसी का अद्वितीय हल है तो ही उसे हल करना है। किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी कंडीशन 3 होती है ग्राफी विधि के विधि के अंदर हम पढ़ के आए हैं। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड की विधि से ज्ञात करना है। देखो, स्थितियां कितनी बनती है? अद्वितीय हल बनता है, कोई हल नहीं होता है, और अपरिमित के मतलब हो गए अनेक हल। अनेक हल, अपरिमित रूप से कितने हल? अनेक हल हैं। इस स्थिति के अंदर हमें तीनों में से कौन सी स्थिति को लेना है? अद्वितीय हल वाली स्थिति को लेना है। अगर अद्वितीय हल है तो उसे ही हम वज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो इधर देखो, सबसे पहले प्रश्न को लेके करते हैं। हाँ, अगर आप वज्र गुणनखंड विधि के बारे में थोड़ा जानना चाहो तो इधर देखो, मैं थोड़ी सी बात करता हूँ यहाँ पे। इसमें एक छोटा सा सूत्र लगता है, बाकी इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। आप इसको ऐसे देखो, जैसे इसका वास्तविक रूप होता है ना, कोई ले लो, जैसे ax प्लस का by और प्लस का c और बराबर क्या होता है? 0। ये इसका वास्तविक रूप होता है जिसमें ये दो चर हो गए। और फिर आप ले लो ax प्लस का by और प्लस का c और बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। अब इसमें ये a1 होता है, ये a2 होता है, ये b1, b2, c1 और c2। अब वज्र गुणनखंड विधि कैसे लगी? इसमें आपके एक छोटा सा सूत्र लगता है, कोई बड़ा सूत्र है नहीं। आपको इतना सा ध्यान रखना है कि देखो, ये x है ना, तो यहाँ लिखेंगे x और फिर बराबर में यहाँ लिखेंगे y। देख लो, बिल्कुल याद हो जाएगा। और इसके बाद में बराबर में लिखेंगे 1। ये आपका अचर पद है। ये दो चर पद हो गए, ये कौन सा पद हो गया? अचर पद। अब इधर देखो, अगर आपको x वाले मान लिखने हैं, x, तो x के गुणा में क्या होता है? ये a1 a2 होता है, a1 और a2। y के गुणा में b1 और b2 और c क्या हो गया? अचर पद हो गया। तो आपको इसमें सूत्र ऐसे बनेगा, इधर देखो, अगर x के नीचे मान लिख रहे हो तो x के गुणांक में जो है उसको तो लिखना नहीं, उसको तो देना है छोड़। बाकी प्रश्न करेंगे तो प्रश्न में भी आप अच्छे ढंग से समझ जाओगे। एक बार यहाँ समझ लो थोड़ा। तो यहाँ b की गुणा में जैसे b1 और b2, और फिर यहाँ देखो, समझना क्या है, अगर x के बटों में लिख रहे हैं तो x के गुणांक में जो है उसको तो लिखना है नहीं, बाकी पूरा लिखना है। तो b1 b2 हो गया और यहाँ हो जाएगा c1 और c2 हो गया। आई बात समझ में? अब वापिस क्या करना है? y के गुणा में लिखना है, y के बटों में लिखना है ना, तो आपको क्या करना? y वाले गुणांक छोड़ देने हैं। तो आप सीधा सा ऐसे याद रख लो, b1 b2 c1 c2। अब वापिस इसी को यही लिखेंगे, c1 c2। या आप ऐसे याद रख सकते हो, इसको ढक दो, बाकी c1 c2 लिख दिया और यहाँ पर क्या आ जाएगा? a1 a2। वापिस क्या लिखो? a1 a2 और देखो अचर पद लिख रहे हैं ना, अचर पद c का। तो आप क्या कर लो? a1 a2 और b1 b2 ये दोनों आ जाएंगे। अब आप करोगे क्या? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस गुणा कर दोगे, तिरछी गुणा, वज्र गुणा, कैंची गुणा, कुछ भी बोल देना। इसको ऐसे गुणा कर देंगे तो आपका रियल सूत्र ये बन जाएगा। बाकी इतना लिख देना चलेगा। अब आपको करना कैसे? ये x का x, b की गुणा किसे करेंगे? b1 की गुणा करेंगे c2 से, फिर बीच में किसका चिन्ह लगाएंगे? माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और उसके बाद में b2 को किसे गुणा करेंगे? c1 से गुणा करेंगे, बराबर। फिर वही y, c1 को किसे गुणा करेंगे? a2 से करेंगे, बीच में किसका चिन्ह लगाएंगे? माइनस का लगाएंगे। फिर c2 हो गया और उसकी गुणा किसे करेंगे? a1 से करेंगे। इसके बाद बराबर 1, इसके बटों में
A1 की गुणा किससे करेंगे, B2 से करेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर A2 की गुणा किससे करेंगे, B1 से करेंगे। ये ऐसा फॉर्मूला, ये आपका इतना सा सूत्र याद रखना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो ये लिखना जरूरी नहीं है, ये लिखेंगे और ऑटोमेटिकली वज्र गुणा कर देंगे, आपका ये वाला सूत्र बन जाएगा। तो हम वज्र गुणनखंड वाली विधि के अंदर प्रत्येक प्रश्न के अंदर ये काम मिलेंगे। आई बात समझ में, इतना सा ध्यान रखना, बाकी बिल्कुल आसान है। तो देखो प्रश्न वाली को शुरू करते हैं। हाँ उधर देखो एक बार, पढ़ा रहने दो इसको एक बार। अब मेरी बात सुनो, प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। तो पहले हल की प्रकृति पता करनी है। तो हल की प्रकृति कैसे पता करते हैं, तो वही देखो A1 A2 इन दोनों के पहले आप मुझे मान बताओ। तो A1 यानी कि A1 क्या होता है, x के गुणांक में जो भी संख्या होती है वो A1 कहलाता है। तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या है, एक है, कुछ भी नहीं तो क्या है, एक मान सकते हो। तो यहाँ आ गया एक, और इस x के गुणांक में यानी x2 के गुणांक में क्या है, x के गुणांक में क्या है, इसके गुणांक में 3 है। A1 बट्टे A2 1 और 3 आ गया, कॉमा B1 का भी मान बताना है और B2 का भी मान बताना है। तो B1 का मान कितना हो गया आपके पास, B1 का मान हो गया -3 और B2 का मान हो गया -9। इसी तरह C1 और C2 इन दोनों के मान भी मुझे बताओ। तो C1 का मान हो गया -3 और ये माइनस का क्या हो गया 2। आई बात समझ में। अब इधर देखो, अब हल की प्रकृति पता करनी है तो कैसे करते हैं, A1 बटा, इसको अनुपातों के रूप में लिखते हैं ना, यस, A1 बटा A2। तो A1 बताओ मुझे कितना है 1 और A2 कितना है 3, ठीक है। A1 बटे A2 कितना आ गया 1 बटे 3। अब B1 बटा B2 बताओ, B1 बटे B2 कितना है, B1 -3 और B2 कितना है -9, कितना है -9 हो गया। अब देखो माइनस से माइनस कट गया, ये कट के कितना आ गया बताओ 1/3, ये कितना आ गया 1/3। देखो A1 बट्टा A2 और बराबर आ रहा है B1 बट्टा B2, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो तीसरा मान भी हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे C1 बट्टे C2। बताओ C1 कितना है -3, C2 कितना है -2। माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा 3/2 बच गया। बताओ तीनों बराबर है क्या, नहीं। तो रूप कौन सा बन रहा है, A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 और इसके बराबर में नहीं है C1 बट्टे C2। अगर ये इस रूप का बनता है तो आप ही मुझे बता दो हल कौन सा होगा, अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं होगा या अनेक हल होगा, कौन सा हल होगा बताओ मुझे। तो इसका क्या करोगे, अतः रूप में लिख दो छोटा सा कि अगर ये इस रूप का आ गया है तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। अगर ये इस रूप का है तो इसका कोई हल नहीं होगा। अगर इसका कोई हल नहीं होगा तो हमें हल नहीं करना है। इसमें एक ही कंडीशन दे रखी है कि अगर अद्वितीय हल की स्थिति में हो तभी उसे वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। तो पहला प्रश्न आपका यहीं समाप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। इधर देखो, इसको साफ कर दो। बिल्कुल वज्र गुणनखंड विधि से बहुत सारे प्रश्न करेंगे। बिल्कुल आप ये विधि भी सीख जाओगे, सूत्र भी सीख जाओगे और परीक्षा के अंदर ये प्रश्न भी सही करके आ जाओगे। हाँ देखो, इधर देखो, प्रश्न संख्या 2। इधर देखो, पहले क्या करना है, इसमें भी हल की प्रकृति पता करना है। अगर इसका हल की प्रकृति अद्वितीय हल की स्थिति में होगी तब हम उसको वज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो पहले इसको भी पता करो। तो वही बात, A1 का मान बताना है और इसमें A2 का मान बताना है। बताओ A1 2, A2 3, इसी तरह B1 और B2 का भी मान बताओ। तो y के गुणांक में यहाँ कितना है, कुछ भी नहीं, 1 है। यहाँ y के गुणांक में कितना है, 2 है, ठीक है। और इसी तरह आप C1 और C2 का भी मान बताओ। देखो आप इस प्रश्न के अंदर
दो चरों वाले रेखिक समीकरण के रूप में ना, इसको पहले पक्षांतर भी कर सकते हैं आप। देखो जैसे इसको एक बार रुको ना, इसको आप पहले ऐसे कर लो। आपका प्रश्न संख्या 2 है ना, समीकरण के रूप में बराबर में 0 लाके छोड़ दो इसको, ताकि वज्र गुणनखंड विधि से प्रश्न हल करेंगे ना उस समय हमारा प्रश्न गलत नहीं होगा, प्लस माइनस की दिक्कत हो जाएगी नहीं तो आगे। इधर देखो आप ये लिखो 2x प्लस का y और ये माइनस का हो जाएगा 5 और बराबर क्या रह गया 0। ये आपकी समीकरण नंबर 1 के रूप में मान सकते हो। ये 3x और प्लस का 2y और बराबर में 8 था, इधर आया माइनस का 8 हो गया और बराबर में क्या बच गया 0 बच गया। अब आप एक बी का मान बता दो, a1 a2 कितना 2 3, b1 b2 मान बताना। b1 है आपका 1 और b2 कितना है 2। c1 और c2 के मान बताना, माइनस के 5 और माइनस के कितने हैं 8। आई बात समझ में। अब क्या करना है, हल की प्रकृति ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, a1 बट्टा a2, बताओ a1 का मान कितना, आपके सामने a1 का मान 2 है, ठीक है। a2 का मान कितना 3 है, ठीक है। a1 बट्टे a2 लिख दिया। अब हम ज्ञात करेंगे b1 बट्टे b2। बताओ b1 कितना है 1 है और b2 कितना है, b2 आपका कितना है 2 है, ठीक है। आई बात समझ में। ये कट रहा था नहीं कट रहा था, यहीं छोड़ दिया। b1 बट्टे b2 कितना आ रहा है 1 बट्टे 2 आ रहा है। ये 2 बट्टे 3 आ रहा है और ये 1 बट्टे 2 आ रहा है। दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, नहीं, दोनों बराबर नहीं आ रहे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे यहाँ दोनों बराबर आ रहे थे तब हम आगे बढ़े थे, तो यहाँ आगे नहीं बढ़ेंगे। तो सीधा क्या लिखेंगे, a1 बट्टे a2, इसका रूप कौन सा बन गया, a1 बट्टे a2 के बराबर नहीं है b1 बट्टे b2। हाँ ये आपके बराबर नहीं है का चिन्ह है, नॉट इक्वल टू। बताओ ये कौन सा रूप बना है, a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2, कौन सा रूप बना है। ये आपके अगर इस रूप का आ जाए ये, तो हम क्या बोल सकते हैं, अतः क्या होगा इसका हल, इसका अतः इसका अद्वितीय हल है, अतः अद्वितीय हल होगा, अतः इसका क्या होगा अद्वितीय हल होगा। प्रश्न में बोल रखा है अगर अद्वितीय हल की स्थिति में आ जाए तो उसे हमें वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को अब हम करेंगे वज्र गुणनखंड विधि से। किस विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से। वज्र, देखो बहुत ही आसान विधि, आपको एक बार में समझ में आ जाएगी। आपको प्रत्येक प्रश्न में बराबर में 0 ला के समीकरण के रूप में छोड़ देना है, आगे दिक्कत नहीं आएगी। इधर देखो वज्र गुणनखंड विधि, कौन सी विधि, वज्र गुणनखंड विधि से हम इस प्रश्न को क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। अब देखो प्रश्न को देखो, वज्र गुणनखंड के लिए मैंने सूत्र क्या बोला था, आप मुझे ये बता दो। ए बी सी और a2 b2 और c2 सबके मान लिख रखे हैं ना, तो आप सीधा करेंगे x, क्या लिखेंगे x, और इसके बट्टों में अब सूत्र याद नहीं रखना, मैं आपको सीधा सा बता दे। इधर देखो x यानी ये x, चाहे यहां ले लो ये x। अब अगर x के नीचे मान लिख रहे हैं ना, तो x वाले तो लिखना नहीं है, आगे वाले दोनों लिखने हैं। तो आगे वाले दोनों का मतलब हो गया y के गुणा में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, और यहाँ कितना आ गया 2 आ गया। और फिर ये c वाला मान कितना आ गया, माइनस का 5 आ गया, और माइनस का कितना आ गया 8 आ गया। अब बराबर लगा के क्या लिखना, y का मान लिखना है। तो y का मान लिख रहे हो तो y के मान को तो लिखना नहीं, y के बटन में लिख रहे हो तो y का मान तो भूल जाओ, c वाला लिख लो और a वाला लिख लो। तो वापिस शुरुआत यहीं से कर दो, माइनस के 5 माइनस का 8 और 2 और क्या आ गया 3 आ गया, बराबर में 1। अब चर पद का मान लिख रहे हो, सॉरी अचर पद का, संख्या का, यानी इसका मान लिख रहे हो तो इसको तो जाओ भूल, इन दोनों का मान यहाँ लिख दो। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, देखो 2 3 और 1 और 2। अब देखो लिखने का तरीका 2 तरीके से बताता हूँ मैं आपको। इधर देखो x का मान लिखा तो इसको तो गए भूल, y के गुणा में क्या था 1 और यहाँ कितना था 2, 1 और 2 लिख दिया। आगे क्या था c वाला, माइनस का 5 माइनस का 8 लिख दिया। वापिस शुरुआत कहाँ से, हम किसके नीचे मान लिख रहे हैं y के, तो y वाला भूल जाओ, यानी वापिस यहीं से उठा लो, माइनस का 5 माइनस का 8 आ गया और 2 और क्या आ गया 3 आ गया। अब 2 और 3 आ गया ना, मान किसके नीचे लिख रहे हैं, अचर पद वाला मान लिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है,
इसको भूल जाना, इन दोनों को लिखना है। तो वापस शुरुआत 2 3 2 3 और 1 और 2 आ गया, ये 1 और 2 आ गया। ध्यान क्या रखना, एक बार पुनः समझ लो। ये आप ऐसे तो मान रख ही दोगे, परंतु वापस शुरुआत कहां से करनी, जैसे 1 और 2, फिर -5 -8 है, वापस यहाँ -5 और -8 लिखो, ये आगे 2 और 3, वापस 2 और 3 लिखो, ऐसे लिख देना। अब इसको करना है वज्र गुणा। कैसे गुणा? वज्र गुणा, तिरछी गुणा, कैंची गुणा, कुछ भी बोल देना। इसको ऐसे गुणा कर देनी, गुणा सही करनी है, बाकी कोई दिक्कत होगी नहीं। इधर देखो, x का क्या लिखो, x लिखो। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब गुणा कर दो, 1 की गुणा 8 से करोगे 8, किसका? माइनस का 8। अब देखो सूत्र लिखोगे क्या, मैंने अभी बताया था ना, इनकी गुणा करनी, बीच में किसका चिन्ह लगाना है? माइनस का चिन्ह लगाना है। देखो कोई सूत्र लिखना चाहे तो सूत्र साइड में लिख सकते हो, बाकी वो जरूरत नहीं है, माइनस का चिन्ह लगा देना, ध्यान रखना। और 5 की गुणा 2 से करो 10, किसका? माइनस का 10। तो ये कोष्टक बंद कर लो, ये माइनस किसका है? सूत्र का है, बराबर y। अब यहाँ देखो 5 को 3 से गुणा करो, माइनस के कितने हैं? 15, सूत्र का माइनस, और 8 दूनी कितने हो गए? 16, किसके 16? माइनस के 16, बराबर 1 और इसके बटम गुणा करो, 2 दूनी कितने हो गए? 4 और 3 एकम 3, ये माइनस सूत्र का लगाया, ठीक है। अब x बट्टे, ये तो रह गया माइनस का 8, ये माइनस माइनस हो गया प्लस का 10, बराबर y, ये रह गया माइनस का 15, ये माइनस माइनस गुणा होके प्लस का 16, और बराबर 1 और 4 में से 3 गए, 1 बचा है। अब इसका कैलकुलेशन कर लो, सही आपका सूत्र हो गया। वज्र गुणनखंड विधि बहुत ही आसान है। हाँ, x बटे, बताओ कितने बचे? x बटे 2 बच गए, और यहाँ y, और इसके बटों में कितना बचा है? 16 में से 15 गया 1, और बराबर कितना आ गया? 1 बटे 1। अब आपको करना क्या है, क्या करना है बताओ? ये लो इधर देखो, x बट्टे 2 के बराबर y बट्टे 1 और 1 बट्टे 1 है ना, तो आपको करना क्या है, एक बार x बट्टे 2 के बराबर में 1 बट्टे 2 रखना है, और एक बार y बट्टे 1 के बराबर 1 बट्टे 1 रखना है। तो एक बार तो लिखो x बट्टे 2 और इसके बराबर में रख दो 1 बट्टे 1। x को 1 से गुणा करोगे 1x, और 2 को 1 से गुणा करोगे 2, ये आ गया आपके x का मान। y का मान कैसे आएगा? y बट्टे 1, इसके बराबर भी रखो 1 बट्टे 1, y को 1 से गुणा करोगे 1y, और 1 को 1 से करोगे 1, तो x का मान कितना आ गया? 2, और y का मान कितना आ गया? 1। ये आपके वज्र गुणनखंड विधि थी, बहुत ही आसान थी। अगर समझ में नहीं आया तो आगे वाला प्रश्न हम और करते हैं। आप एक बार इसे उतारो, फिर अगला प्रश्न करते हैं। उतारो इसे। हाँ उतारा भाई। प्रश्न संख्या 3 को देखो, वही तरीका, पहले समीकरण को क्या करेंगे? अनुपातों के द्वारा हल की प्रकृति पता करेंगे, और पता करने के बाद अगर अद्वितीय हल की स्थिति में आ रहा है तो ही उसे वज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो आइए इसकी भी शुरुआत करते हैं पीछे वाले प्रश्न की तरह ही। पहले मान बता दो, a1 और a2 के मान लिखो, पहले मान लिख लो, उसके बाद में इसको कर लेना। देखो ये इस रूप में दे रखा है, इसको पहले पक्षांतरण करो, तो पक्षांतरण कर लो। इधर देखो, नहीं तो एक बार a1 बट्टे a2, देखो 3x माइनस का 5y और माइनस का 20 बराबर 0, ऐसे लाके छोड़ दो ऐसे प्रश्नों में। वज्र गुणनखंड में ये थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि माइनस प्लस की दिक्कत नहीं आएगी बाद में। और 6x माइनस का 10y और बराबर का 40 है, इधर आएगा माइनस का 40 और बराबर क्या रह जाएगा? 0 रह जाएगा। अब हल की प्रकृति पता करनी ना। a1 a2 के मान बताओ। a1 का मान 3 है और a2 का मान कितना है? दूसरे वाले समीकरण में x का गुणा क्या है? 6, ठीक है। अब आप मुझे बताओ b1 और b2 का मान। b1 का मान कितना है? माइनस का 5, और b2 का मान कितना आ गया आपके? b2 का मान आ गया माइनस के 10, ठीक है। और इसी तरह आपका c1 और c2, इन दोनों के भी मान बताओ। तो c1 का मान कितना आ गया? माइनस का 20, और c2 का मान माइनस के कितने आ गए? 40 आ गए, ठीक है। ये मिल गया हमें। अब अनुपातों के द्वारा हल की प्रकृति को पता करते हैं। a1 बट्टे a2, a1 कितना? 3, a2 कितना? 6,
काटोगे तो कितना आ गया, 1/2 आ गया। आई बात समझ में। अब करते हैं b1/b2 बराबर माइनस के 5 बट्टे माइनस के कितने हैं 10, तो माइनस से तो माइनस कट गया, 5 कम 5 और 5 हुए कितने हो गए 10। a1/a2 बराबर b1/b2 है, तो हम c1/c2 भी ज्ञात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो हम करते हैं c1/c2। c1 कितना है आपका, c1 है आपका माइनस का 20 और c2 कितना है माइनस का 40। माइनस से माइनस काट दो तो ये आपके 20 से कम 20 और 20 दुआ 40 यानी 1/, कितना आ गया 2 आ गया। तो इन तीनों हल की प्रकृति यानी अद्वितीय, कोई हल नहीं और अनेक हल में से ये कौन सा रूप बन गया है, यानी कि तीनों बराबर आ रहे हैं। तो a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, तीनों के तीनों बराबर हैं। तब बताओ हल कौन सा है, तब क्या लिख सकते हैं, अतः अनेक हल होंगे। अतः कौन से हल होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। परंतु इस प्रश्न के अनुसार हमें क्या शर्त दे रखी है कि अगर अद्वितीय हल हो तो ही उसे वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है, अन्यथा नहीं करना है। तो इस प्रश्न को हम वज्र गुणनखंड विधि से हल नहीं करेंगे। आई बात समझ में। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं, 4 को। प्रश्न संख्या 4 देखो, ये सारा पक्षांतरण कर रखा है, उधर ही कर रखा है, तो हम सीधे a, b और c के मान लिख देते हैं। a1 a2, a1 का मान कितना बताओ, इस x के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो क्या है 1, और a2 का मान कितना, यहाँ x गुणा में कितना है 3, ठीक है। b1 b2 बताओ, b1 का मान कितना है, y के गुणा में कितना है, यहाँ माइनस का 3 और यहाँ भी नीचे भी कितना माइनस का 3, ठीक है। और c1 और c2, तो c1 का मान तो है माइनस का 7 और c2 का मान है माइनस का 15, तो माइनस का 7 माइनस का 15। आई बात समझ में। अब क्या करना है, अनुपातों के द्वारा हल की प्रकृति पता करनी। a1/a2 लिखो, 1/, कितना है 3, और b1/b2 को याद करो। अब तो b1 है माइनस का 3 और c1 है b2 भी है माइनस का 3, तो माइनस से माइनस कट गया और 3 एकम 3 यानी कितना आ गया 1 या 1/1 आ गया है, 1 आ गया या 1/1 भी इसको बोल सकते हो। बताओ ये और ये दोनों बराबर है क्या, नहीं। अगर ये बराबर नहीं है तो बताओ ये कौन सा रूप बना है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ये बराबर है क्या, नहीं है। तो हल कौन सा हो गया, अगर ये रूप प्राप्त हो रहा है तो तीनों में से कौन सा रूप मिल गया हमें, अद्वितीय हल। क्या लिख सकते हैं, अतः कौन से हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। कैसे हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे या होगा, अद्वितीय हल होगा। अगर अद्वितीय हल है तो इसको वज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ साइड में करते हैं इसको, कौन सी विधि से, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से। आई बात समझ में। अब इसको हल करो, इधर देखो, पीछे वाले प्रश्न में नहीं समझे वज्र गुणनखंड विधि तो आप इस प्रश्न में समझने का प्रयास करो और मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अब इसको ऐसे देखो कि हमारे पास एक x है, एक y है और एक आपका अचर पद है। आई बात समझ में। x का मान कैसे लिखना है, y का मान कैसे लिखना है और अचर पद का मान कैसे लिखना है, ये आपको मैं अभी सिखाता हूँ। आई बात समझ में। अब देखो, अगर x के नीचे मान लिखना है तो x वाले मान को भूल जाना है, बाकी क्या लिखना है 3, 3, 7 और 15। आई बात समझ में। y का लिख रहे हो तो y वाला भूल जाओगे, 7, 15 भी लिखोगे और ये भी लिखोगे। आई बात समझ में। और इसका लिख रहे हो तो इन दोनों के मान लिखोगे। कहने का मतलब ये हुआ, जिसके नीचे मान लिख रहे हो उसका मान तो लिखना नहीं है, यानी x का लिख रहे हो तो x वाला नहीं लिखना है। तो आप ऐसे समझो, अब x का मान x के बटों में लिखो तो इसको तो नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे माइनस का 3, माइनस का 3। आई बात समझ में। ये भी माइनस का 3 है, ये भी माइनस का 3 है। अब x का लिखना नहीं है, इसके आगे ये लिखो माइनस का 7, माइनस का 15। अब y के नीचे मान लिखना है तो क्या करेंगे, इसका नहीं लिखेंगे, y वाला, ये भी लिखेंगे ये भी लिखेंगे। तो वापस शुरुआत इसी से कर लो, माइनस का 7, माइनस का 15 और फिर y के अलावा क्या बच गया 1 और 3।
वापिस शुरुआत यहीं से कर लो, 1 3, दोबारा समझा दूं, इसका मान नहीं लिखना है, 1 और 3 लिख लिया, अब ये 3 3 लिख लो, माइनस का 3 और माइनस का 3। देखो बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। देखो x के नीचे, अब मैं सीधा बता देता हूँ, x के नीचे मान लिख रहा हूँ तो x वाला नहीं लिख रहा हूँ, यानी मैंने 3 3 और 7 15 लिखा है, ठीक लिख दिया। y के नीचे मान लिख रहा हूँ तो y वाला नहीं लिखा है मैंने, 7 15 ये लिखा और 1 और 3 लिखा, लिख दिया। अब अचर पद का मान लिख रहा हूँ तो मैंने ये 7 और 15 नहीं लिखा है, क्या लिखा है, 1 3 3 3, 1 3 और 3 3। आई बात समझ में। अब इसको करेंगे तिरछी गुणा करेंगे, वज्र गुणा, इसको करेंगे हम वज्र गुणा, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे। आई बात समझ में। तो वही तरीका, 3 को 15 से गुणा करो, 15 45, और माइनस की गुणा माइनस से करोगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब सूत्र का लगाओगे माइनस, ठीक है, और 7 को गुणा करोगे 21 से, तो 7 या 21 किसका हो गया, प्लस का हो गया ना, तो आप प्लस का हो गया तो इसको सीधा लिख लो, ठीक है। अब लगाओ बराबर, अब y के बटों में भी लिखो, तो 7 या कितने 21, किसके 21, माइनस के। अब सूत्र का माइनस, अब 15 एकम 15, किसका, माइनस का 15, तो इसको कोष्टक के अंदर लिखो, बराबर 1। अब गुणा करो, 3 एकम 3, किसका 3, माइनस का 3, और सूत्र का माइनस, और 3 तिया कितना हो गया 9, किसका 9 हो गया, माइनस का 9 हो गया, तो कोष्टक के अंदर लिख लो। अब इसका सही कैलकुलेशन कर लो, x बट्टे, अब 45 में से 21 गया, यानी 5 में से 1, 4 और 2 कितने हो गए, ये 24 हो गए, x बट्टे 24 बराबर y के बटों में यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का तो रह गया 21, माइनस की गुणा माइनस से करेंगे ये हो गया प्लस का 15, और बराबर 1 बट्टे माइनस का 3, और माइनस की गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस का कितना हो गया, 9 हो गया। आई बात समझ में। एक बार कैलकुलेशन कर लो, बाकी उत्तर आ गया है। तो x बट्टे कितना हो गया, 24 हो गया, बराबर y बट्टे ये किसका हो गया, 21 में से 15 गए 6, और 6 किसके बचेंगे, माइनस के, और बराबर 1, और बट्टे 6, 9 में से 3 गए, कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। आई बात समझ में। x बट्टे 24 बराबर y बट्टे माइनस का 6, और बराबर 1 बट्टे 6। तो x बट्टे 24 को भी 1 बट्टे 6 के बराबर रखेंगे, और y बट्टे माइनस के 6 को भी 1 बट्टे 6 के बराबर में रखेंगे। तो दोनों को बराबर में रख के यहाँ उत्तर निकालो। इधर देखो कैसे करोगे कि x बट्टे 24 इसको किसके बराबर रखूंगा, 1 बट्टे 6 के, तो 6 को x से गुणा करूंगा, 6x, और 24 से कम 24, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 24 बट्टे 6 करूंगा, तो 6 चौक कितने हो गए, 24, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 4। अब y का मान निकालना है तो y बट्टे माइनस के कितने हैं, 6, इसके बराबर भी क्या रखो, 1 बट्टे 6 रखो, सीधा भी कर सकते हो, 6 से 6 कट गया, किसका रह जाएगा, माइनस का, नहीं तो गुणा कर लो, y को 6 से गुणा करोगे 6y, 6 को 1 से गुणा करोगे 6, माइनस प्लस माइनस, 6y बराबर माइनस का 6 है, तो 1y बराबर क्या होगा, माइनस के 6 बट्टे 6 करेंगे, तो 6 का भाग 6 में 1 बार, और 1 किसका आएगा, माइनस का। तो आपके x का मान तो आ गया है 4, और y का मान आ गया आपके माइनस का 1। तो ये आपकी वज्र गुणनखंड विधि थी। प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हुआ। आप इसे अभी उतारो, इसके बाद में हम आगामी प्रश्न को हल करते हैं। हाँ उतारा, प्रश्न संख्या 1 का 3 4 उतार लिया ना। अब इसको इधर देखो, a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से कौन से हल, अनेक हल, कौन से हल, अनेक हल होंगे। पहले ही बोल रखा अनेक हल होंगे, तो अनेक हल होंगे। और आपको रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है, ये पहली समीकरण है और आपकी दूसरी समीकरण है, और कुछ नहीं है। तो इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, अनेक हल होगा ये साबित करना है। तो इधर देखो, आप इसको ऐसे समझो कि आपके सामने रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है, और इसमें स्पष्ट रूप से बोला क्या है, इसके अनेक हल होंगे। तो आपको पहले ये लिख लेना है कि अनेक हल का रूप कौन सा होता है। तो इसका रूप होता है a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 और बराबर होता है c1 बट्टे c2। ये इसका होता है रूप। हो गया। अब भिन्न के रूप में लिख लिया है, तो इसके मान को लिख लो सीधा। a1 का मान क्या है, यानी यहाँ x के गुणांक में कितना है 2, तो a1 कितना हो गया 2। a2 कितना है, यहाँ x के गुणांक में कितना है a माइनस b, ये हो गया।
फिर बराबर b1 कितना है, y के गुणांक में है 3, तो ये b1 हो गया 3। b2 कितना है, तो यहाँ y के गुणांक में कितना है, ये पूरा यहाँ तक a प्लस b। आई बात समझ में। और तीसरा c1 कितना है, तो c1 आपका है 7, c1 कितना है 7। और c2 कितना है, तो c2 ये पूरा है 3a प्लस b माइनस का 2। बताओ देखो 1 2 और 3, तीनों के तीनों क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब यही होता है ना, पीछे जैसे कोई भी पीछे वाला प्रश्न आया था, जैसे मैं उदाहरण के रूप में मान लेता हूँ x बटे 6 और यहाँ आगे जैसे y बटे 3 और बराबर आ गया 2 बटे 3। तो हम क्या करते हैं, इसको बराबर रखते हैं, पहले इसके बराबर में इसको रखते हैं, फिर इसके बराबर में इसको रखते हैं, तीनों बराबर है, कोई सी बराबर कर दो। तो आप इसको बराबर करने का प्रयास करो। इधर देखो, तो सबसे पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं। इधर देखो 1 और ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, यानी 1 व 2 से 1 व 2 याद रख लेना, ये पहला भाग और ये दूसरा भाग। नहीं लिखूंगा तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। 2 बटे a माइनस बी बराबर 3 बटे a प्लस बी, बराबर में है, भिन्न के रूप में है, कौन सी गुणा कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे। तो इसकी गुणा ऐसे करेंगे, इसकी गुणा ऐसे करेंगे। 2 की गुणा इस पूरे कोष्टक से करो, 2 की गुणा a से करेंगे 2a, 2 की गुणा b से करेंगे प्लस का 2b बराबर 3 की गुणा a से करेंगे 3a और 3 की गुणा माइनस के b से करेंगे तो माइनस का 3b हो गया। अब इसको पक्षांतरण कर दो पूरा। देखो 2a ये 3a प्लस का उधर जाएगा, माइनस का 3a और सारा उधर भेज दो, और फिर प्लस का यहाँ पे पहले से कितना पड़ा 2b और ये माइनस का 3b उधर जाएगा, प्लस का 3b हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। सब उधर भेज दिया, बराबर क्या बच गया 0। कैलकुलेशन करो, 3a में से 2a गया, 1a किसका बचेगा, माइनस का, 2b 3b प्लस के कितने b 5b बराबर कितना है 0। समीकरण नंबर कितनी मान लो, 1 मान लो। आई बात समझ में। 1 व 2 को लिया था ना, अब 1 व 3 को ले लो। 1 व 2 को लेने के बाद क्या ले लो, 1 व 3 को, 1 व 3 को ले लो। बताया था ना अभी बराबर रखने वाला। हाँ 1 व क्या ले लो, 1 व 3 ले लो। अभी बताया था ना पीछे 1 व 3 को लेना है। तो 1 कौन सा, 2 बटे a माइनस बी। समीकरण बनेगी, समीकरणों के बाद उनको एक दूसरे से घटाने पर हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। इधर देखो बराबर 7 बटे 3a प्लस का b और माइनस के कितने हैं 2। इस पूरे को किससे गुणा करेंगे 2 से, और इसको किससे गुणा करेंगे इससे। इधर देखो गुणा कर लेते हैं सीधा डायरेक्ट। 2 को पूरे कोष्टक से गुणा करनी, तो 2 को 3a से करो 6a, ठीक है। 2 को b से करो प्लस का 2b, 2 को 2 से करो 4, यहाँ 2 किसका, माइनस का, तो ये भी किसका आ गया, माइनस का। और बराबर 7 को a से करो 7a, 7 को b से करो माइनस का 7b। अब इसका पक्षांतरण कर दो। अंग्रेजी संख्या एक साइड, गणित एक साइड। इधर देखो यहाँ पहले से कितना पड़ा 6a, ये प्लस का 7a इधर आएगा, माइनस का 7a, ठीक है। प्लस का 2b यहाँ पड़ा है, ये इधर ले आओ, माइनस था, प्लस का कितना हो गया 7b और बराबर यहाँ कुछ भी नहीं बचा है, 0 बचा, परंतु 4 माइनस का है, इधर लेके आ जाओ, किसका हो गया प्लस का। इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2। अब समीकरण कौन सी लेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से, किसे 1 व 2 से, 1 में से 2 को घटा लेंगे, यानी एक दूसरे को आपस में से, माइनस का a प्लस का 5b बराबर 0। और फिर अपनी समीकरण कौन सी, हाँ इसको पहले कैलकुलेशन कर लो। समीकरण 2 नाम रख दिया ना इसको, एक बार इसका कैलकुलेशन करो, नहीं तो घटाओगे कैसे। इधर देखो ये 7a में से 6a गया, 1a किसका, माइनस का, और प्लस के यहाँ पे 7b और 2b कितने हो गए 9b और बराबर कितना बच गया 4। इसे मानो समीकरण नंबर आप 2, इसको कैंसिल करो। अब क्या लेंगे, समीकरण 1 व 2 से, हाँ यहाँ छोटा सा लिख लो, समीकरण 1 व 2 से। आई बात समझ में। समीकरण 1 तो लिख लिया, 2 को लिखो, माइनस का a प्लस का 9b और बराबर 4। चिन्ह बदल दो, प्लस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, ये तो गया कट। 9 में से 5 गए 4, 4b
किसका, माइनस का, और बराबर में माइनस का कितना 4, माइनस से माइनस कट गया, 4b बराबर 4 है, तो 1b बराबर क्या होगा 4/4, यानी कि b का मान कितना आ गया 1। अब क्या करेंगे, अब इस b के मान को समीकरण में रख दो, कोई सी समीकरण, आपके पास 2 समीकरण है, जो अच्छी लगे उसमें रख दो, इसमें रख देते हैं। जैसे मैं क्या लिखूंगा, b का मान, किसका मान, b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 को पहले लिख लो, माइनस का a प्लस का 5b बराबर क्या है 0, ठीक है। माइनस का a प्लस का प्लस 5 का 5 b के स्थान पर कितना रख दूं, 1 रख दूं, बराबर क्या है 0 है। तो इसको इधर देखो, माइनस का a और 5 को 1 से गुणा करोगे, प्लस का क्या हो गया 5 और बराबर क्या हो गया 0। बाकी मैं उधर करता हूँ, इधर देखो, माइनस के a को मैं इधर ही रखूंगा, माइनस के a को मैंने इधर रख लिया, बराबर ये प्लस का 5 है, इधर आएगा माइनस का 5 हो जाएगा, किसका 5, माइनस का 5, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो a का मान कितना आ गया है 5 आ गया है। अब आप क्या समझे हो कि इसमें जहां ये a b जो दे रखे थे ना अनेक हल के रूप में, तो इसका a का मान तो कितना आ गया है, a का मान आया है आपके 5 और b का मान कितना आ गया आपके 1। तो ये आपका दूसरे का पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ, इसे आप उतारो और फिर अभी इसका दूसरा प्रश्न करते हैं, उतारो इसे। हाँ भाई उतारा प्रश्न, 2 का 1 उतार लेना। अब 2 का 2 पढ़ते हैं, इसमें स्पष्ट रूप से क्या दे रखा है, के किस मान के लिए निम्न रेखीकरण समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो पीछे वाले में अनेक हल था, देखो एक बार पीछे वाली थोड़ी सी बात करते हैं वापस, कि उसमें अनेक हल का पूछा था ना, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। तो हमने क्या किया, वही बताया था कि पहले इसको इसके बराबर रख लेते हैं और फिर इसको इसके बराबर रख लेते हैं, यही किया था। और अब इसमें क्या बोल रखा है, कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं के लिए आपका कौन सा रूप बन जाएगा, ये वाला रूप बन जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, 1 और 2 ही बराबर होगा, और इसमें स्पष्ट रूप से आपके प्रश्न में सीधा बोल रखा है के का मान ज्ञात करना और कुछ नहीं करना। यहाँ पर जो के दिखाई दे रहा है उस के का क्या करना है, मान ज्ञात करना, जिसमें आपको क्या प्रयोग में लेना है, कोई हल नहीं वाला फॉर्मूला प्रयोग में लेना, ये वाला लेना। आई बात समझ में। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, हाँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से शायद मैं नया हो सकता हूँ, बाकी 2018 से अध्यापन कार्य में लगा हुआ हूँ। तो आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि बिल्कुल आप विश्वास के साथ पढ़ सकते हो, अच्छे से अच्छा पढ़ाने का प्रयास करूँगा, और अपने आप में कोई परिपूर्ण नहीं होता है। और जहाँ तक मेरा सवाल है कि आपका जो ये सिलेबस मैंने शुरू किया है टॉपिक वाइज 1, 2, 3 को, तो विश्वास कीजिएगा पूरी की पूरी प्रश्नमाला आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। तो आप नियमित रूप से मेरे से जुड़े हुए रहेंगे तो बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा। छुट्टियों का मौसम है, यानी गर्मियों की छुट्टियां चल रही है और अभी तक 15-20 दिन लगेंगे स्कूल खुलने में, तब तक हम लगभग 4 या 5 प्रश्नावली तक पढ़ लेंगे। तो आप जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं, बाकी सारे विद्यार्थियों से आप क्या होंगे, आगे होंगे, तो जुड़े रहिए। हाँ कोई हल नहीं वाला है ना, यस, रूप लिख दो, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2। कोई हल नहीं का रूप ये है। तो मान लिख दो पहले सीधा सा, a1 कितना है 3 है, ठीक है। a2 कितना है a2 यानी x के गुणांक में ये है 2k-1, ठीक है, बराबर b1 कितना है, y के गुणा में कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो, ठीक है। b1 कितना है, सॉरी b2 k-1 और ये इसके बराबर नहीं, तो पहले इन दोनों को याद कर लेते हैं। इधर देखो, नहीं तो लिखो तो लिख लो, इसके बराबर क्या नहीं है 1/2k प्लस का 1। तो आप इन दोनों को पहले हल करो, इन दोनों को पहले हल करो। देखो 3 को इससे गुणा करो, 3k और 3 को 1 से गुणा करो, माइनस का 3 बराबर 2k को 1 से गुणा करो 2k और माइनस का कितना आ जाएगा 1 को 2k से करोगे 2k और ये माइनस का कितना आ गया 1 आ गया। अब इसको पक्षांतरण कर दो, देखो 3k ये माइनस का 2k बराबर माइनस का 1
माइनस का 3 इधर आएगा प्लस का 3, तो 3 के में से 2 के गए 1 के, और 3 में से 1 गया 2। बताओ के का मान कितना आ गया 2। बस ये तीसरा बराबर है नहीं तो लेना ही नहीं, तो आपका सीधा सा के का मान कितना आ गया 2। अब बिल्कुल आपकी बुक में चेक कर लेते हैं के का मान कितना आ रहा है। बिल्कुल आपके के का मान 2 ही आ रहा है। कितना आ रहा है 2 ही आ रहा है। तो ये छोटा सा प्रश्न था, आप इसको उतारो और तब तक मैं आपके दूसरे प्रश्न की तैयारी इसका तीसरा प्रश्न की तैयारी करते हैं। हाँ उतारा। अब तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन। देखो ग्राफी विधि के बाद हमने प्रतिस्थापन विधि ही पढ़ी थी, और इस प्रश्न में हमने क्या बोल दिया, प्रतिस्थापन से करो और वजन गुणनखंड दोनों से करो। और आप मुझे ये बताओ कि किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हो। तो इसमें आपको करना क्या है, पहले इस रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेना है, फिर वजन गुण से कर लेना है, फिर ऑटोमेटिक आप खुद ही बता दोगे कि कौन सा प्रश्न आपके फटाफट जल्दी हो रहा है। तो आइए इस प्रश्न को शुरू करते हैं। हाँ कि गुरुजी क्या बोल रहे थे, आप उतारो, हम तैयारी कर रहे हैं। तो आपके लिए पहले ये सारा लिख के रेडी रखना पड़ता ना, क्योंकि अगर क्लास के अंदर ही मैं इसको साफ करूँ फिर वापस लिखूँ बहुत ज़्यादा टाइम खाता है। इधर देखो वही तरीका, समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, इसको मान लेते हैं। और अब क्या लिख दूं मैं, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से प्रतिस्थापन विधि भूले तो नहीं है ना। समीकरण नंबर 1 8x प्लस का 5y और बराबर कितना है 9। क्या बता रखा है, x वाले मान को आगे ही छोड़ दो, 8x को मैंने यहीं लिख दिया, बराबर कितना है 9। 5y प्लस का इधर आया किसका हो गया माइनस का, यहाँ कितना x है 8x, हमें 8 नहीं चाहिए 1 चाहिए, तो माइनस का 9 माइनस का 5y और बटे कितने आगे 8। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 3। अब क्या है समीकरण नंबर 3 का मान या x का मान, बताओ। 1 को हल किया है 3 बनी है, तो इस 3 का मान किस में रखेंगे 2 में। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, किस में रखने पर 2 में रखने पर, 2 में रखो। 3x 2y बराबर 4, ठीक है। 3 का 3, x के स्थान पर ये वाला मान लिखेंगे 9 माइनस का 5y और बटे कितने 8, और प्लस का कितना है 2y है और बराबर कितना है 4 है। अब देखो पहले इसकी गुणा कर लो, कटेगा तो नहीं तो गुणा करो। 9 तिया 27 और माइनस का 5 दिए 15y बटे कितने इसके 8, प्लस का कितना y 2y, इसके बटों कुछ नहीं क्या मान लो 1 और बराबर कितना है 4। पहले इसका क्या ले लघुत्तम ले, 8 और 1 का लघुत्तम कितना आ गया 8, 8 एकम 8, सीधा कर दो। 8 का भाग 8 में एक बार, और 1 को किससे गुणा करूंगा इस पूरे से, तो 27 माइनस कितना 15y हो गया, प्लस का प्लस 1 का भाग 8 में 8 बार, और 8 को किससे गुणा 2y से, तो 16y हो गया, और बराबर कितना है 4। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो कैलकुलेशन कर लो, 27 का तो 27, ये 16y 15y, कितने y बच गए, प्लस का 1y बच गए, और बटे कितने, अब बटे 8 मत लिखो, क्या कर दो भाग वाली संख्या गुणा में भेज दो, तो 4 गुणा 8 हो जाएंगे। यानी एक बार मैं दोबारा लिखना चाहूँ तो 27 प्लस y बराबर कितना हो गया 32, कितना हो गया 32, 8 चौक 32 हो गया। अब इसको यहाँ आगे करते हैं, इधर देखो 27 प्लस y बराबर 32 है, तो y को छोड़ दो इधर ही 32, ये प्लस का 27 इधर आया, माइनस का 27 हो गया, तो y बराबर 32 में से 27, यानी y का मान कितना आ गया आपके 5 आ गया। अब y का मान किसी समीकरण में रख दो, जैसे हम 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, किस में रखने पर 3 में रखोगे तो बिल्कुल आपके x का मान निकल के आ जाएगा। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखो, 3 में रखने पर x बराबर 9 माइनस का 5y और बटे कितने 8, तो 9 का 9, 5 का 5, y के स्थान पर 5, तो x बराबर 9, और हाँ इसके बटों में कितना है 8 है, बिल्कुल बटों में 8 लिखना है। x बराबर 9 और माइनस का ये कितना हो गया 25 और बटे कितने हो गए 8, तो x बराबर ये 25 में से 9 गए, कितने बच गए आपके 16,
किसके, माइनस के, और बटे 8। तो x बराबर कितना आ गया, माइनस का क्या आ गया, x बराबर माइनस का आ गया आपके 2। माइनस का कितना आ गया, 2। बिल्कुल चेक कर लेते हैं x का मान यही आ रहा है क्या। हाँ, आपकी बुक के अंदर x का मान दे रखा है माइनस का 2 और y का मान दे रखा है 5। हो गया। अब इसी प्रश्न को हम करेंगे कौन सी विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से। किस विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से। वज्र गुणन विधि, आई बात समझ में। अब वही तरीका, 8x प्लस का 5y और 9 है उसको उधर ले दो, बराबर क्या आ गया, 0। और फिर क्या लिख रखा है, 3x प्लस का 2y और माइनस का हो जाएगा 4 बराबर 0। इसको इधर भेज देना, प्लस माइनस में प्रश्न करोगे गलती नहीं होगी। अब वही x और इसके बट्टों में बराबर y, इसके भी बट्टों में मान लिखेंगे, और बराबर 1 इसके भी बट्टों में मान लिखेंगे। देखो x के बट्टों में मान लिखना है तो क्या करना है, x को भूल जाना है। 5 भी लिखेंगे, 2 भी लिखेंगे, माइनस का 9 भी लिखेंगे, माइनस का 4 भी लिखेंगे। आई बात समझ में। और इसको क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। अब क्या करना है, y के बट्टों में मान लिखना है, y के बट्टों में, तो y वाला भूल जाना है। माइनस का 9 भी लिखेंगे और माइनस का 4 भी लिखेंगे, और y वाला ही भूलना ना, तो 8 भी लिखेंगे और 3 भी लिखेंगे। हो गया। और 1 के बट्टों में लिखो, 1 के बट्टों में भी लिखो। तो 9 और 4 को तो भूल जाना, बाकी सबको लिखना है। तो 8 को भी लिखना है, 3 को भी लिखना है, 5 को भी लिखना है और 2 को भी लिखना है। आई बात समझ में। अब इसकी वज्र गुणा कर दो, और कुछ भी नहीं करना है, इसकी क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। देखो x बट्टे 4 पंजे 20, किसके, माइनस के, सूत्र का माइनस। अब 9 दुए 18, किसके, माइनस के 18, तो माइनस के 18 तो कोष्टक के अंदर लिखेंगे, बराबर y, इसके बट्टों में क्या आएगा, y के बट्टों में 9 तिये 27, किसके, माइनस के, सूत्र का माइनस। 8 चौक 32, किसके, माइनस के। 8 दुए 16, माइनस सूत्र का, 5 दिया 15। अब इसको जोड़ घटाओ सही कर लो इसकी। देखो x बटे ये माइनस का 20 हो गया, और माइनस गुणा माइनस प्लस के कितने हो गए, 18, बराबर यहाँ भी देख लो y बटे माइनस के 27, और ये प्लस का कितना बच गया, 32। माइनस माइनस गुणा प्लस हो गया, ठीक है। और 1 बटा ये कितना बच गया, 1 बच गया। तो आपका x बटे ये माइनस के कितने बच रहे हैं, 2, और यहाँ y यहाँ कितना बचेगा, प्लस के 5, और यहाँ 1 बटे क्या रहा, 1। तो एक बार x बटे माइनस 2 को रखेंगे 1 बटे 1 के बराबर, और एक बार y बटे 5 को रखेंगे 1 बटे 1 के बराबर। तो इसको यहाँ रख लेते हैं। देखो x बटे माइनस का 2 है, इसको रखेंगे 1 बटे 1 के बराबर। x को 1 से गुणा करूंगा, x माइनस के 2 को 1 से गुणा करूंगा, माइनस का 2 आएगा। तो x का मान आ गया माइनस का 2। पीछे वाले प्रश्न में प्रतिस्थापन विधि से भी x का मान कितना आया था, माइनस का 2, बिल्कुल सही आ रहा है। और इसी तरह y बटे क्या रखूंगा मैं, 5, और ये किसके बराबर रखूंगा, 1 बटे 1 के बराबर रखूंगा। y को 1 से गुणा करेंगे 1y हो जाएगा, और 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 हो जाएगा। तो y का मान कितना, 5, और यहाँ भी y का मान कितना आ गया, 5। तो प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न कितने कर लिए हमने, 3 प्रश्न कर लिए। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक आप इसे उतार लो, क्लास को दोबारा देख लो, समझ लो, और बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। उतारो इसे।